हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के थर्ड लेक्चर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी इन इंडिया एंड सम पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के टॉपिक के बारे में। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। आओ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी कुछ डेटा हमें देती है, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स में हम लिखते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में हम ये लिखेंगे कि इंडिया के पास में जो है वो टोटल लैंड एरिया ऑफ ग्लोब, पूरी पृथ्वी का कितना भूमि का भाग इंडिया के पास है, तो इसका जो डेटा दिया है वो है 2.4%, है ना। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि इंडिया के पास में जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी पूरे ग्लोब की, ऑफ ग्लोब, ये कितने परसेंट है? ये है डेटा लगभग 8.1% का, यानी कि बहुत ही कम एरिया में बहुत ही ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है। यानी कि अगर हम इसको एक ग्लोब की तरह देखें तो ग्लोब में बेटा यहां पर हम एक कॉन्टिनेंटल मास बनाते हैं। देखो ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका और ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। साउथ ऊपर है नॉर्थ और नीचे हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो कि अगेन इस तरीके से तो नहीं है, बट हाँ हमारे रिकॉर्डिंग पर के लिए ठीक है। देखो यहां से एक लैटिट्यूड है हमारा 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के लैटिट्यूड पर जो लाइन है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है। इसके ऊपर वाले रीजन को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इससे नीचे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर। अब इस इक्वेटर से थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ आओ तो यहां कहीं इस तरह से एक आपको लाइन मिलेगी, जो लाइन आपको मिलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में, है ना। और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इंडिया के बीचों बीच से निकलती है, कुछ ऐसे। इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन निकल रही है वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से यहां नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ वाली जो हेमिस्फेयर की लाइन है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो ये जो 3 लाइन बनाई है, इनके बीच का जो एरिया है बेटा, ये एरिया कहलाता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट इसमें आने वाली जगह है। तो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है, और इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में काफी बड़ा हिस्सा यहाँ पर अपना एग्जिस्ट करता है इंडिया का। दैट इज वाई इंडिया के पास में अच्छी बायोडायवर्सिटी है, जो कि आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो। इंडिया के पास केवल बर्ड स्पीशीज अगर आप देखने जाओ तो अगर हम देखें बर्ड स्पीशीज, वो कितनी है? 1200 के आसपास है। केवल बर्ड की स्पीशीज कितनी है? 1200 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से इंडिया इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पहला पॉइंट। और इसी के अंदर हम ऐड करके लिखेंगे इंडिया is one of the 12 major biodiversity region, major biodiversity region या कंट्री भी लिख सकते हैं ऑफ अर्थ। पूरे अर्थ पर
अगर हम टॉप 12 जगह की लिस्ट बनाए, टॉप 12 कंट्री की लिस्ट बनाए कि कहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसमें इंडिया का नाम जरूर आएगा। इंडिया इतना ज्यादा आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी में रिच है। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा डेटा है जो इंडिया के बारे में है। फिर एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं इसके अंदर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल आपको लैटिट्यूड ग्रेडियंट जो हम अभी पढ़ेंगे उसके अंदर दे रखा है। और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में आपको बता रखा है कि हमारे पास प्लांट की लगभग 45,000 स्पीशीज है। कितनी है? 45,000 स्पीशीज है। और अगर वहीं पे हम बात करें एनिमल्स की, तो ये अराउंड 1 लाख, वैसे 90,000 है डेटा, बस ये अराउंड कितना है? 1 लाख। ये तो डिस्कवर्ड स्पीशीज है बेटा। ये कौन सी है हमारी? ये हो गई डिस्कवर्ड, जिनको ऑलरेडी ढूंढ लिया गया है। लेकिन जो हमारा अंदाजा है कि टोटल एस्टिमेशन कि कितना होगा टोटल हमारे इंडिया में, तो ये जो है 45,000 है और इसका अंदाजा हमारे पास है लगभग 1 लाख का। और इसी तरीके से एनिमल 1 लाख है, लेकिन इनका अंदाजा है 3 लाख का। यानी कि अभी बहुत सारी डिस्कवरी होना बाकी है। आप इस डेटा को देख के ये भी कह सकते हो कि प्लांट की कितनी प्रतिशत स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी हैं इंडिया की 45%, अगर ये डेटा हमारा है तो। इसी तरीके से एनिमल के लिए अराउंड 33% जो डिस्कवरी है वो हो चुकी है ना। जब आपको याद हो, हमने कहा था IUCN के डेटा के अनुसार हमने 1.5 मिलियन स्पीशीज को ढूंढ लिया है। और रॉबर्ट मे ने कहा था, किसने कहा था बेटा? रॉबर्ट मे ने। इन्होंने कहा था कि अर्थ पर कितनी स्पीशीज है? 7 मिलियन। और हमने ये भी कहा था कि अगर 7 मिलियन है और 1.5 मिलियन ढूंढ ली गई है, तो कितना परसेंट ढूंढ लिया गया है? 22%। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है 22%। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, इंडिया में प्लांट डिस्कवरी 45% तक है और वहीं एनिमल डिस्कवरी 33% तक है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ करता हूं और हम अपने आज के मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आओ इसमें देखते हैं हम। ये ग्लोब अभी हम रखेंगे क्योंकि ग्लोब की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक क्या बताता है? ये टॉपिक ये कहता है कि अर्थ पर आपको कहां बायोडाइवर्सिटी मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये कैसे तय होता है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो यहाँ पे बोला गया कि 2 बेसिक और मेजर कॉजेज हैं। पहला कॉज है आपका लैटिट्यूड ग्रेडियंट। लैटिट्यूड ग्रेडियंट, लैटिट्यूड ग्रेडियंट इसका मतलब होता है कि अर्थ पर कौन सी जगह किस लैटिट्यूड पर है। लैटिट्यूड अर्थ ग्लोब के ऊपर बनाई गई इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड्स। अगर कोई कंट्री यहां है और दूसरी कंट्री यहां है, सच एग्जांपल में हम ले सकते हैं ग्रीनलैंड, तो दोनों में बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं होगी। लैटिट्यूड्स बदलने पर आपको बायोडाइवर्सिटी अलग अलग मिलेगी। कहां कम कहां ज्यादा, ये अभी डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो आपको बताया वो बोला गया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दूसरा क्या दिया? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड ग्रेडियंट की। तो पहला टॉपिक है अपना लैटिट्यूड ग्रेडियंट। इसके अनुसार अगर मैं कहूं तो हम ये कह सकते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर कितने डिग्री का लैटिट्यूड होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये रहा ना इक्वेटर। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स, किसकी तरफ जाना शुरू कर दें? पोल्स की तरफ, यहां पे आर्कटिक्स एंड अंटार्कटिक की तरफ। तो क्या होगा? कीप ऑन
डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, क्या होती रहेगी बेटा, कम होती रहेगी। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलेगी, इक्वेटर के पास। और जैसा मैंने आपको बताया था, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री का एक लैटिट्यूड जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ का जो हमारा लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच की जो जगह है ये जगह कहलाती है आपकी ट्रॉपिकल रीजन। मैं लिख देता हूं यहां पर कहीं पे 23.5, कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के कहां तक, 23.5 डिग्री साउथ में। ये जगह, ये जो रीजन है, ये जगह कहलाएगा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और इसके ऊपर आप कह सकते हो टेम्परेट, सारा टेम्परेट नहीं है बट हाँ इसके ऊपर रीजन कौन सा आता है, टेम्परेट आता है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो किसके पास में है, इक्वेटर के पास में है। क्यों होगी, अभी उसके बारे में भी देखेंगे। अब एनसीईआरटी अपनी इस डेटा को या इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यूज करती है। उसके लिए ग्लोब पर कुछ कंट्रीज की पोजीशन को देखना जरूरी है, पहले वो देख लेते हैं। देखो, जो हमारा नॉर्दर्न अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ मैक्सिको है जिसके अंदर से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। इसके अंदर यहां कहीं पे मैं इमेजिन कर ले रहा हूं इस तरह से 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और यहां कहीं मैं बना लेता हूं 71 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो, हम यहां पे इमेजिन कर रहे हैं यूएसए की एक जगह है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। इसका नाम क्या है बेटा, न्यूयॉर्क। आगे मैं डेटा में यूज करूंगा, इसीलिए यहां पे बस अभी फिलहाल नाम लिख दे रहा हूं। इसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है। इसी तरीके से यहां पर एक रीजन है, इस पूरे रीजन का नाम क्या है, ग्रीनलैंड। इस एरिया का नाम है ग्रीनलैंड, और ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पर आता है बेटा, 71 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है। इसी तरीके से यहां पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है इक्वाडोर। ये वाली कंट्री ये 0 डिग्री पर आ रही है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इक्वाडोर। फिर सेकंड एक और कंट्री है, इस कंट्री का नाम है कोलंबिया। मैं इसको दूसरे कलर से शेड कर देता हूं। ये इस कंट्री का नाम क्या है, कोलंबिया। नाम इसका यहां लिख देते हैं, इधर इसका नाम है कोलंबिया। ये भी 0 डिग्री पर है। और फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऐसे बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का नाम मैं यही ग्लोब में लिख दे रहा हूं। इसका नाम क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इन सबको ग्लोब में अगर आप देख पा रहे हो तो अब हम एग्जांपल्स यहां से यूज करेंगे जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वो वाले। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया है, तो हम लिखते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। देखो, एग्जांपल नंबर 1, यहां पे कंपेयर किया गया है दो कंट्रीज को। कौन कौन सी दो कंट्रीज, एक इक्वाडोर और एक पूरा यूएसए, जो कि यहां कहीं पर होगा ये पूरा यूएसए। इक्वाडोर और किसको कंपेयर करना है हमको, यूएसए को। इक्वाडोर किस में आता है, ऑब्वियसली ट्रॉपिक रीजन्स में आता है ना, उसके अंदर क्या है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो हम यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप इक्वाडोर की डाइवर्सिटी देखो, बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, यूएसए की तुलना में। क्या ज्यादा है, किस डेटा की बात हो रही है वो बात करते हैं। इक्वाडोर में किस चीज की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म। इन्हीं को वास्कुलर प्लांट कहा गया है, वास्कुलर प्लांट।
ये है ज्यादा, किसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में, यूएसए की तुलना में। अगेन स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट कितनी ज्यादा है ये बताया गया है, ये है 10 गुना। कितनी ज्यादा है, 10 गुना। यानी कि इक्वाडोर हैव 10 टाइम rich biodiversity as compared to USA if we compare the species of angiosperm। पहला डेटा ये है। अब बात करते हैं सेकंड डेटा की। सेकंड डेटा बेटा 3 जगह के बारे में है। 3 जगह कौन कौन सी, एक है कोलंबिया, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री पे है ये, 0 डिग्री पे। दूसरा है न्यूयॉर्क, जो कितने डिग्री पे अभी हमने ड्रॉ कर रखा है देखो, 41 डिग्री पे। और तीसरा रीजन है ग्रीनलैंड, है ना। तीसरा रीजन कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो यहां पर बताया गया कि बर्ड स्पीशीज सबसे ज्यादा किसमें है। अगेन आप खुद गैस कर सकते हो, आंसर क्या है, कोलंबिया, जो कि बहुत ज्यादा है इसमें बर्ड की स्पीशीज। फिर सेकंड नंबर पे इन तीनों में किसका नंबर आता है, न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क सेकंड पे आता है। और थर्ड में कौन आएगा, ग्रीनलैंड। अब कितना कितना डेटा है, वैसे हम इसका लैटिट्यूड भी लिख सकते हैं, कितने डिग्री, 0 डिग्री, 41 डिग्री नॉर्थ, और ये कितना बेटा, 71 डिग्री नॉर्थ। अब कितना कितना डेटा है ये देख लेते हैं। कोलंबिया में अगर हम यहां पे बात करें बर्ड स्पीशीज की, तो कोलंबिया में बर्ड की स्पीशीज है 1400। और अगर आपसे बोले कि न्यूयॉर्क में कितनी है, तो न्यूयॉर्क में ये है 105। यानी कि कोलंबिया बहुत ही ज्यादा रिच है इसकी तुलना में। वहीं पर अगर ग्रीनलैंड की कहा जाए तो ग्रीनलैंड में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 56। तो अगेन हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम लैटिट्यूड से, अपने इक्वेटर से दूर जाने लगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होने लगी। ये तो लिखा था ना हमने, एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना। ये दो तो ये एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल, इसको रफ करते हैं। तीसरा एग्जांपल, उसमें बहुत सारे डेटा दिया है, जो कि दिया है आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। अभी बात करते हैं इसकी, देखो तीसरा एग्जांपल है हमारा, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब ये रह गया, किसकी बात करेंगे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। थर्ड एग्जांपल एनसीईआरटी लेती है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑन अर्थ। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो जगह कौन सी है पृथ्वी पर, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कहां पड़ता है, जो पड़ता है साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। इस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा भी दिया हुआ है। क्यों ऐसा कहा गया है वो देखते हैं। यहां पे बताया गया कि आपके पास 3000 यहां पर फिश मिल जाती हैं। 3000 तरह की यहाँ पे क्या मिलती हैं, फिश मिलती हैं। फिर आपको एक डेटा दिया है कि इनवर्टिब्रेट्स का, जो बोला गया है 1,25,000, है ना। कितना है, 1,25,000 यहाँ पर क्या मिलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। अगेन प्लांट की बात करें तो प्लांट भी कितने तरह के, 40,000 तरह की प्लांट स्पीशीज भी हैं। फिर यहां पर हमसे बात की गई है कुछ एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस कितने हैं बेटा, 427 अलग अलग तरह के एम्फीबियंस। अगेन 427 तरह के यहाँ पर मैमल्स भी हैं, है ना। और 378 तरह के यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं। कितने तरह के, 378 तरह के। और इतना ही काफी नहीं है, अभी भी यहां पर एक बात लिखनी है कि मोर देन 2 मिलियन इंसेक्ट एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेशन है, यानी ये अभी अनडिस्कवर्ड है। कैसे हैं ये, अभी अनडिस्कवर्ड है।
तो ये जो इतना रिच वास्ट आप डेटा देख रहे हो, ये सारा डेटा हमें प्रूफ करता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया बन जाता है इस डेटा को देखने के बाद में। ठीक है ना। नाउ सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो इसका जवाब आपके लास्ट पैराग्राफ जो लैटिट्यूड ग्रेडियंट का है उसके अंदर दिया है कि मानना यह है हमारा, कुछ हाइपोथेसिस हैं जो ये कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि आमतौर पे ये हिस्सा गर्म रहता है, पृथ्वी का शेप आप जानते हो इस तरह से, किनारे पोल्स पे दूर है, और जो इक्वेटर वाला रीजन है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है बाहर की तरफ, यहाँ लाइट ज्यादा आती है। इस जगह पर लाइट ज्यादा आने की वजह से पास्ट में जब कभी भी पृथ्वी पर आइस एज बनी है तो इक्वेटर्स पर आइस एज का उतना गहरा प्रभाव नहीं देखने को मिला है जितना प्रभाव हमें टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इक्वेटर की प्रजातियां बची रहीं और बाकी जगह की प्रजातियां कम हो गई। तो पहला एक कारण ये दिया है कि आइस एज में डिस्टरबेंस नहीं हुई इक्वेटर के पास वाली जगहों पे इस वजह से। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इस इक्वेटर में क्या होता है ना कि यहाँ पे सीजन्स के बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते इस बात को समझो। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं तो हमारा आधा जो साउदर्न का पूरा पार्ट है इंडिया का वो किस में आता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। वहीं पे आधा पार्ट जो है काफी ठंडे वाले इलाकों में भी आता है। तो हमारे बीच में ग्रेडियंट बनता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जब कभी भी किसी भी, आप जानते हो, ग्रेडियंट डेवलप होता है किसी भी चीज का तो वहां पर मूवमेंट होती है। और मूवमेंट किस चीज की होगी, टेम्परेचर की, वेदर की, विंड की, क्लाउड की, ये सब तो चीजें हैं जो वेदर्स बनाती हैं, जो सीजन बनाती हैं। क्योंकि ये पूरा एरिया एक जैसा यूनिफॉर्मली हीट और ह्यूमिडिटी और बाकी प्रेशर और सारी चीजों को मोर और लेस इसी तरीके से बना होता है, यूनिफॉर्म तरीके से बना होता है। यहाँ इस एरिया के अंदर, पूरा अमेज़न के अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलता, बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं आते। और अमेज़न ही नहीं, पूरे इक्वेटर के पास के रीजन यानी ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस डेवलप नहीं होते हैं। और अगर वेरिएशन डेवलप नहीं होंगे तो स्पीशीज को एक ही इन्वायरमेंट मिलेगा और बार बार नए थ्रेट नहीं आएंगे और वो अपने एक ही इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत आराम से ढलते जाएंगे और नई नई स्पीशीज को जन्म देंगे। तीसरा जो कारण बताया वो ये बताया कि यहाँ पर लाइट ज्यादा आती है और लाइट ज्यादा आने की वजह से यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर भोजन ज्यादा बनता है और ज्यादा जीव फलते फूलते हैं और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी की वजह से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वहां पर ज्यादा स्पीशीज रह पाती हैं और वो एक अच्छा खासा घर बन जाता है बहुत सारे जीवों के लिए। ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस जो हमने बात की। नाउ बात करते हैं अपने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में कि ये किस तरीके से पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अपना रोल प्ले करता है। तो अब हम अपने ग्लोब को हटा देते हैं क्योंकि हमारे को ग्लोब की अब जरूरत नहीं है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकते हैं। नाउ आते हैं सेकंड बात पे। जो हमारा सेकंड पैटर्न है उसका नाम है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये जिस साइंटिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट्स में बताया है उन साइंटिस्ट का नाम मैं यहां लिख देता हूं। उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहता है, देखो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमें समझाते हैं कि अगर आप एक एरिया में डिस्कवरी कर रहे हैं जिस एरिया का नाम है ए, ठीक है, आपने एरिया छोटा लिया है, आपके पास कम स्पीशीज है,
अगर आप ए को छोड़ करके थोड़े बड़े एरिया में, जिसका नाम मैंने रखा बी, इस एरिया में, इतने बड़े एरिया में डिस्कवरी करो तो आपकी स्पीशीज ज्यादा मिलेगी। जब तक आप केवल छोटे से रीजन में ढूंढोगे कम बायोडायवर्सिटी आएगी, और जब आप ज्यादा रीजन को ढूंढने लगोगे आपके पास ज्यादा क्या आएंगी, बायोडायवर्सिटी आएंगी। और इन्होंने कहा कि ऐसे ही आप बी से कहा मूव कर जाओ, सी की तरफ, तो और आपको क्या मिलेंगी, बायोडायवर्सिटी मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे हम एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन को इंक्रीज करेंगे हमारी बायोडायवर्सिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरी है, क्योंकि ये बाद में ये भी कहते हैं इसी लाइन में कि अगर एक लिमिट के बाद एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो जितना एरिया और स्पीशीज इससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करके बढ़ रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब एरिया आप बढ़ा लोगे लेकिन स्पीशीज या तो नहीं बढ़ेंगी और या तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल बढ़ेंगी। ये समझ आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो स्टेटमेंट में इसको पहले मैं लिखता हूं, देखो ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एज वी इंक्रीज द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, जैसे जैसे हम अपने एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ाएंगे, द स्पीशीज रिचनेस, जिसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, स्पीशीज रिचनेस जिसे एस से दिखाया जाएगा, कीप ऑन, या हम लिख सकते हैं विल ऑल्सो इंक्रीज, विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन यहीं पे आती है बट, स्टेटमेंट का ट्विस्ट। वो क्या कहते हैं, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद में ये नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब ए से बी जितने एरिया पे गए, बी से सी जितने एरिया पे गए, उस समय की अगर रिलेशन की बात करें तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमने एरिया को बढ़ाया वैसे वैसे क्या चीज बढ़ती गई, वैसे वैसे बढ़ती गई स्पीशीज रिचनेस बढ़ती गई, है ना। तो शुरुआत में हम ये कह सकते हैं स्पीशीज रिचनेस कैसा रिलेशन एंजॉय करती है, डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया हमेशा नहीं चलेगी, केवल इस बट से पहले तक का काम करेगी। तो ये बट के बाद जो इक्वेशन है कि ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसमें हमें क्या करना होगा, एक एग्जांपल से समझो। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने जब एरिया बढ़ाया, मान लेते हैं हम हर बार बराबर एरिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले माना हमने ए में टोटल एरिया था 10 किलोमीटर स्क्वायर का, बी में आए तो एरिया हो गया 20 किलोमीटर स्क्वायर, सी में आए तो एरिया हो गया हमारा 30 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम जब डी में आए तो एरिया हो गया 40 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हर बार हमने कॉन्स्टेंटली बढ़ाया है, कितना, 10 किलोमीटर स्क्वायर। स्पीशीज रिचनेस अगर मैं बोलूं हाइपोथेटिकली, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर 10 स्पीशीज थी और यहाँ पर हो गई 15, कितनी हो गई 15, फिर यहाँ पर कितनी हो गई 20, यानी कि यहाँ पे एरिया और स्पीशीज का एक रिलेशन दिख रहा है आपको, जो डायरेक्टली हर 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी स्पीशीज बढ़ जा रही हैं, 5। लेकिन ये डेटा गलत साबित हो जाएगा यहाँ पे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास स्पीशीज कितनी हो गई, 22 हो गई, 21 हो गई, 20 रह गई, इस तरीके से घटती नहीं है, कम उतनी रह सकती है या कम बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एरिया की वैल्यू को डिग्रेड करना है, ताकि हम ये अभी भी कह सकें कि जो एरिया बढ़ा वो डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है किसके साथ में, स्पीशीज रिचनेस के साथ में। क्योंकि जितना एरिया बढ़ा उतनी स्पीशीज तो नहीं बढ़ पाई, जैसे 5 बढ़ती थी अभी 2 ही बढ़ी है। तो जो 3 हमारी स्पीशीज कम हुई हैं उसका जो शेयर एरिया का बनता है उसे डिग्रेड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया Z। क्या यूज किया, Z। और Z क्या होता है, Z होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट।
रेग्रेशन कोफिशिएंट एरिया की वैल्यू को आप कह सकते हो डिग्रेड करता है, किसके लेवल तक, आपकी स्पीशीज जो मिल रही है उसके लेवल तक। जब इस इक्वेशन से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ कैसा आया, वो ग्राफ आया, इधर हमने रखा स्पीशीज रिचनेस, इधर रखा एरिया, वो ग्राफ बना कुछ ऐसा। ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का नाम क्या है, इक्वेशन ये है और ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कन्वर्ट करने की कोशिश करी एक लीनियर ग्राफ में। क्यों किया, इस बात को अभी समझाता हूं। देखो क्या होगा कि अगर हम कहें इस एरिया में A1 पर कितनी स्पीशीज थी, तो हम आराम से बता सकते हैं इतनी स्पीशीज थी, है ना। ऐसे ही A2 पर इतनी स्पीशीज थी, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, A3 और A4 पर पूछें, ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, A3 और A4 पर, तो अब आप जो लाइन यहां से ड्रॉ करोगे वो आप देखोगे दोनों लगभग एक ही बराबर आएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, आपको देखने में अंतर पता नहीं चलेगा, कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेंगी। अब एक्चुअल डेटा ये ग्राफ आपको दे नहीं पाएगा, यहां तक तो ठीक देगा, उसके बाद में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये जो ग्राफ है ये बहुत हल्का, ऐसे बहुत हल्का सा ऊपर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की बात सोची, किसके अंदर, लॉग के अंदर। लॉग क्या काम करता है, लॉग हमारी इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस को आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा जूम करके दिखा सकता है। कुछ सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन दूं मैं तो, हाउएवर ये टेक्निकली करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ पे काम आने के लिए ठीक है। तो क्या होगा, हमने लॉग में कन्वर्ट किया, s इंटू ए की पावर z। s का पहले जब इक्वेशन जनरेट करेंगे तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा c, बाकी इक्वेशन ऐसी रही। ये इस इक्वेशन का है, ये वाली जो ग्राफ है इस इक्वेशन की है, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर पावर 2 नहीं है, z है। अब हम इस इक्वेशन से क्या बना रहे हैं, लॉग इक्वेशन। s का लॉग लेते हैं, बनता है लॉग s, ऐसे ही इक्वल टू c का लॉग बनता है लॉग c, इसके बाद प्लस पावर का कभी लॉग नहीं होता तो पावर आएगा मल्टीप्लाई में, और इसके बाद में किसका लॉग हो जाएगा आपका, लॉग a, ये वाला लॉग a। ठीक है, ऐसे s का लॉग लिया, c का लॉग लिया, a का लॉग लिया, क्योंकि इक्वेशन है और पावर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दिया। ये एक नई इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस लॉग इक्वेशन से जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया फिर से, तो हमारे पास में ऐसा ग्राफ आया। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफ। इसे क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफ। हाउएवर लीनियर ग्राफ अपनी स्टिफनेस को चेंज करेगा एरिया टू एरिया, इक्वेशन टू इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर z, इससे जो ग्राफ जनरेट हो रहा था, इसके सॉल्यूशन के बाद जो ग्राफ जनरेट हो रहा था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको रीड करना मुश्किल था। लेकिन जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया, उसका जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है लीनियर ग्राफ, जिसकी वजह से यहां से वैल्यूज को निकालना क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ये समझ आया आपको। ये अब इसके अंदर एक चीज हमें और छोटी सी बात देखनी है। देखो ये जो है इसके अंदर z, उसके बारे में एनसीईआरटी कुछ बातें लिखती हैं, वो समझ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि रिगार्डलेस द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, आप किस जीव की बात कर रहे हो या किस एरिया में बात कर रहे हो, जब आप ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप देखोगे तो किस जीव के बारे में बात कर रहे हो और या फिर कहां बात कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू हमेशा रहती है 0.6 से 0.8 के बीच में। कहां से कहां तक, 0.6 से 0.8 के बीच में ये वैल्यू रहती है। ऐसे केवल एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शन आपको दिया है, जैसे कि फ्रूट ईटिंग बर्ड,
फ्रूट ईटिंग बर्ड जब हम देखते हैं तो उसके लिए z की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो 0.6 से आप कह सकते हो जाती है 1.2 तक। कहां तक आती है? 1.2 तक आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको वहां पे कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। बाकी अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी रीड कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।